Namaskar दोस्तों, my name is CA Hemant Gupta and today we are going to discuss a income tax topic in relation to comparison between new tax regime and old tax regime. Before we start with this topic, I want to thank daughter of my dear friend CA Sanjay Chopra, Miss Manvi Chopra for helping me preparing this presentation on PPT. Thank you very much Manvi. Now let us begin with the presentation. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन में इंडिविजुअल एसएससी और HUF एसएससी को ऑप्शन दी गई, irrespective of any other provision contained in this act, that he can pay tax as per the provision of section 115 BAC. What is new under this provision? As you know, there is a considerable reduction in income tax rate in new provision of income tax in comparison to old provision. However, न्यू प्रोविजन आने का मतलब ये नहीं है कि ओल्ड प्रोविजन खत्म हो गए हैं, दे वुड स्टिल स्टैंड इन इट्स प्लेस, बट एसएससी, इंडिविजुअल एसएससी और HUF एसएससी को एक ऑप्शन दी गई है कि आप दोनों में से जो भी बेनिफिशियल टैक्स रेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियल टैक्स रेट की एक ऑप्शन एसएससी को दी गई है वो किसी कॉस्ट के बिना नहीं आती, और इसमें कॉस्ट ये है कि आपको अपनी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस जो आप इनकम टैक्स एक्ट में पहले से क्लेम करते आ रहे थे उसे फोरगो करना पड़ेगा। तो हर एसएससी को अपने केस को ध्यान में रखते हुए ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि उसको किस रिजीम में ज्यादा फायदा है। अगर हम इन दोनों टैक्स रिजीम का एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स रेट तो कंसिडरेबली कम है, लेकिन साथ ही साथ ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह ये हमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फायदा बिल्कुल नहीं देती। हालांकि वो फायदा ना मिलने की वजह से एक एसएससी के हाथ में लिक्विडिटी जरूर बढ़ जाती है, बट जो हिंदुस्तान में फोर्स सेविंग का एक कल्चर था टैक्स सेविंग करने के नाम पे, वो कल्चर को भी ये डिसइंसेंटिवाइज करती है। तो आज की डेट पे अगर लोग इंडिविजुअली सेविंग नहीं करेंगे तो एज ए नेशन भी सेविंग की क्वांटिटी में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में देखें तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी जिनको लिक्विडिटी चाहिए थी और जिनको पैसा ज़्यादा लंबे समय तक ब्लॉक नहीं करना था, लाइक सीनियर सिटीजन या ऐसे एसएससी जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी बट स्टिल वो टैक्स नहीं पे करना चाहते थे, तो उनको मजबूरी में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। हालांकि अगर हम देखें तो टैक्स सेविंग की कोई बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो बड़ी लिमिटेड वेराइटी ऑफ ऑप्शन से आपको टैक्स सेविंग का कोई इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना पड़ता था। प्लस डॉक्यूमेंटेशन की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती थी। अगर इनकम टैक्स से कोई क्वेरी आती है या कोई स्क्रूटनी में केस लगता है तो आपको ये रिकॉर्ड भी प्रिजर्व करके रखने होते थे कि आपने जो भी डिडक्शंस ली हैं वो किसी वैलिड प्रूफ के बेसिस पे ली है। मूविंग फर्दर, अगर हम इन दोनों रिजीम के टैक्स की कंपैरिजन करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पता है कि टैक्स रेट 5 लाख तक 5% था, देन 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ऊपर 30%। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप देखेंगे तो हर 2.5 लाख की स्लैब पे 5% का टैक्स का चेंज है और मैक्सिमम ये टैक्स रेट जाता 30% पे। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, देन 2.5 से 5 तक 5%, सो एंड सो फोर्थ, एंड over and above 15 lakh flat tax rate of 30% is there। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि सरचार्ज, एजुकेशन सेल्स, हेल्थ सेल्स दोनों रेजिम में इक्वली लगेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 87A की रिबेट जो इंडिविजुअल एसएससी को मिलती थी वो दोनों स्कीम में मिलेगी हमें, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन विच इज एज ऑफ 60 years and 80 years both will get a basic exemption limit as before of 3 lakh and 5 lakh, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। However, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई परक्विजिट एंड अलाउंस में किसी तरह की डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशंस आपको फोरगो करनी पड़ेंगी न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। अब ऐसी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस कौन सी हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में थी और न्यू टैक्स रिजीम में आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, तो एक एक करके वो देखते हैं हम, वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस। अगर हम रफली देखें तो सम 70 और एग्जेम्पशन और डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में एसएससी को नहीं मिल पाएंगी, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, सैलरीड एम्प्लॉइज की काफ़ी फेवरेट एग्जेम्पशंस होती थी। एग्जेम्पशंस में से एक थी ये हाउस रेंट अलाउंस। देन एलटीसी कंसेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेशन, एग्जेम्पशन जो मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी। माइनर चाइल्ड की इनकम जब क्लब करते थे तो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती थी या डिडक्शन मिलती थी, वो नहीं मिल पाएगी आप। सेक्शन 1014 में कुछ एग्जेम्पशंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पर टाइम अलाउंस एक्सेट्रा, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। डेली अलाउंस अंडर सेक्शन 1017 इन केस ऑफ एमपी एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नहीं मिल पाएंगी। एग्जेम्पशन टू एसईजेड यूनिट्स वो नहीं मिलेगी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, वो नहीं मिलेंगी जो सेक्शन 16 के हिसाब से मिलती थी। आप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है उसके ऊपर आप
इंटरेस्ट की पेमेंट करते थे, उसकी डिडक्शन लेते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के रिलेशन में, आपको वो भी नहीं मिल पाई, जो कि एक काफी कंसिडरेबल टैक्स की सेविंग हो सकती थी उस पोर्शन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, हाउएवर नॉर्मल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन इज स्टिल अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा वो नहीं मिल पाएगी सेक्शन 32AD के अंदर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB वो नहीं मिलेंगी आपको। साइट रिस्टोरेशन फंड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप किसी नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी या किसी यूनिवर्सिटी को कोई पैसा देते हैं डोनेशन में कुछ रिसर्च करने के लिए, तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। सेक्शन 35AD की डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वो आपको अवेलेबल नहीं है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको कोई अवेलेबल नहीं है। आप चाहे ईटीसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप चाहे ईटीडी में कीजिए, कोई डिपेंडेंट की मेडिकल डिडक्शंस हैं, कुछ है, आपको कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, except only one deduction is available, that is under section 80CCD subsection 2, which is contribution by employer in national pension scheme. Moving further, ये तो वो बात हो गई जो डिडक्शन एग्जाम्शन नहीं मिलेंगी। अब ऐसी कौन सी डिडक्शन या एग्जाम्शंस हैं जो आपको मिलेंगी? तो अगर हम देखें किसी दिव्यांग एम्प्लॉय को हम कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं फॉर कम्यूट फ्रॉम प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क, तो वो एग्जाम्शन इज अवेलेबल। अगर आपको कोई ऐसा अलाउंस मिल रहा है जो आपको डेली एक्सपेंडिचर मीट आउट करता है फॉर कन्वेंस पर्पसेस, आपने ऑफिस ड्यूटी में जो भी कन्वेंस एक्सपेंडिचर किया उसके लिए, दैट एग्जाम्शन विल बी अवेलेबल। अगर आप किसी टूर या ट्रांसफर पे जाते हैं, वहां पे आपको कोई डिडक्शन मिल रही है, वहां पे आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, सॉरी नॉट डिडक्शन, अलाउंस मिल रहा है फॉर एक्सपेंडिचर, वो एग्जाम्प्ट होगा। डेली अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द ऑर्डनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर आपकी कहीं ट्रांसफर होती है या आपको किसी और काम पे जगह पे टेम्परेरी भेजा जाता है, वहां पे आपको कोई ऐसा अलाउंस मिल रहा है जो डेली एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए आपको मिल रहा है, तो वो एक एग्जाम्प्ट होगा। नाउ कमिंग टू वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन दिस, लॉसेस। व्हाट विल हैपन टू योर लॉसेस? देखिए, अगर आपके कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके अंदर, वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि अगर आपका किसी तरह का कोई लॉस है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इवन आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और जो लेट आउट प्रॉपर्टी से भी अगर कोई लॉस आता है आपको, तो वो भी आप एडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसको। डेप्रिसिएशन एज ए सेड इज अवेलेबल, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल। सो मूविंग फर्दर, अब कोई अगर एम्प्लॉय है तो उसका टैक्स कैसे कटेगा? न्यू टैक्स रिजीम में कटेगा या ओल्ड में कटेगा, और वो कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन दे सकते हैं कि किस स्कीम के हिसाब से आपका टैक्स काटा जाए, और एम्प्लॉयर उसी हिसाब से काटेगा। हाउएवर वो इंटीमेशन देने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब भी दे दीजिए, सब्जेक्ट टू कि एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स ज़्यादा या कम ना काटा हो, दैट इज बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये इंटीमेशन देने के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि जो आपने इंटीमेशन दे दिया तो रिटर्न भी वैसे ही भरनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन है कि रिटर्न भरते टाइम आपके पास ऑप्शन होगी कि आप कौन सी टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं। तो आपने अगर पहले आपको लगता है गलती से कोई डिक्लेरेशन दे दी है, तो वो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ दिस ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज। अब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने में दो कैटेगरीज बनती हैं। एक कैटेगरी तो उन लोगों की है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, और एक उनकी है जिनकी बिजनेस है प्रोफेशन से इनकम है। तो जिनकी तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, वो ये ऑप्शन ईयर ऑन ईयर एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर साल अपना नफा नुकसान देखते हुए कोई भी टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, उनको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। हालांकि एक मौका उनको और दिया जाएगा कि इस ऑप्शन से अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो वो आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार इस ऑप्शन से बाहर आने के बाद वो दोबारा ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लॉ में। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है या नॉन बिजनेस और प्रोफेशन वाले पर्सन है, उनको ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ अपनी रिटर्न भरते टाइम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन वाला एसएससी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उस केस में उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज फॉर्म 10IE एज पर रूल 21AG। तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा बिफोर द फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या तो डिजिटल सिग्नेचर से या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की मदद से। तो वो ये फॉर्म भरेंगे, और ये फॉर्म भरने के बाद वो ऑप्शन अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी स्कीम में फायदा है, कौन सी स्कीम में नुकसान है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया,
इन जनरल हम कोई पासिंग कमेंट नहीं पास कर सकते कि न्यू स्कीम बेनिफिशियल है, ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है। ये सब डिपेंड करता है असेसी की सर्कमस्टांसेस के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर और उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो अगर हम छोटा सा कंपैरिजन देखें, हर 2.5 लाख की स्लैब के ऊपर मैंने टैक्स रेट भी लिए हुए हैं ओल्ड और न्यू के हिसाब से, और उसका कंपैरेटिवली टैक्स कंपैरिजन भी करा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि न्यू टैक्स स्कीम में मैक्सिमम यू कैन सेव 78,000 फ्रॉम 26,000 टू 78,000। तो इसको देख के तो किसी को भी लगेगा कि नहीं जी, न्यू टैक्स रिजीम में बहुत फायदा है, लेकिन इस टेबल में हमने डिडक्शन या एग्जेम्पशन कोई कंसीडर नहीं की हुई। तो नाउ लेट अस टेक एग्जांपल वेयर एनुअल इनकम इज रुपीज 12.5 लाख। अब उस केस में मैं डिडक्शन ले लेता हूँ 2 लाख रुपए की, लेट से, जो कि एटीसी और एनपीएस मिला के हो सकती हैं। अभी मेडिक्लेम नहीं लिया मैंने इसमें। तो 2 लाख की डिडक्शन लेने के बाद 30% की स्लैब के हिसाब से मेरा टैक्स इसके ऊपर 60,000 का बचेगा, प्लस एजुकेशन सेस भी ले लेते हैं, बट रफली 60,000 की अगर मैं वैल्यू लेता हूँ इसके अंदर, तो 60,000 की वैल्यू पे अभी मेरा 65,000 की सेविंग हो रही है, तो वो सेविंग मेरी सिर्फ 5,000 की रह जाएगी। नाउ अगर इसी एग्जाम्पल में ये भी मान लूँ कि मैंने इसके अंदर 1.5 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी दिया है, तो अगेन मेरी 20% की डिडक्शन मुझे वहाँ भी मिल जाएगी टैक्स में, रफली रफ कैलकुलेशन। तो 30,000 का बेनिफिट मुझे वहाँ भी हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन 5,000 बचने की बजाय 15,000 का लॉस हो गया मुझे। और हो सकता है हमें कोई और तरह की डिडक्शन भी अवेलेबल हो चैप्टर 6A के अंदर, मे बी मेडिकल डिपेंडेंट और समथिंग एल्स, जो हमने कंसिडर ना की हो। तो अगेन दिस विल डिपेंड अपॉन असेसिव सर्कमस्टांसेस। फिर इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि कुछ किसी एसएससी की ये सोच हो सकती है कि मुझे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है। किसी की सोच ये हो सकती है कि नहीं, मेरे पास ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहाँ पे मुझे टैक्स जो एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ जाए, तब भी मैं इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट कर लूँगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इवेल्युएट करते हुए कि कौन से रेजीम में जाना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर किसी की सैलरी इनकम 10 लाख है, उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली हुई है, 2400 का प्रोफेशनल टैक्स है, ये सब करते करते उनकी टैक्सेबल इनकम आ गई 7,97,600। तो उनका टैक्स बन गया 72,000 का ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम चलते हैं तो ये डिडक्शन फॉरगो करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो टैक्स बन जाएगा 75,000 का। तो मुझे देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में मुझे लॉस है इसके अंदर। सेकंड एग्जांपल में आते हैं, अगर 12.5 लाख की इनकम है, बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे वही हैं, तो उस केस में हमें न्यू टैक्स रिजीम में अप्रोक्सीमेटली 1,800 रुपीज का फायदा है। और यही एग्जाम्पल मैं अगर थर्ड उसमें लूँ, एग्जाम्पल में जिसमें 12.5 लाख की इनकम है, लेकिन 80C की डिडक्शन इंस्टेड ऑफ 1.5 लाख मैंने 2.25 लाख की ले ली। तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में मेरा 2.25 लाख का टैक्स है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरा टैक्स लगभग 1,07,000 का है। इसमें हालांकि मैंने सेस नहीं लिया, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें थर्ड एग्जाम्पल में मुझे न्यू टैक्स रिजीम में 18,000 रुपये का लॉस आ रहा है, जबकि पिछले एग्जाम्पल में जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें मुझे न्यू टैक्स रिजीम में फायदा ही फायदा नजर आ रहा था। कि ये असेसी को डिसाइड करना है कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो डिडक्शंस लेना चाहता है या ले सकता है, या एग्जाम्पशन ज़्यादा मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ये सब सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो केस टू केस बेसिस पे यू नीड टू एवेल्युएट, you need to sit with your consultant, your chartered accountant, your any other tax practitioners who understand numbers, who understand tax laws, and they will make a comparison for you and help you take a right decision. So friends, with these words, I conclude my presentation and I thank you for watching this video. In case you have any question or comments, you are requested to reach out to me at the coordinates given on this slide. I would be eagerly waiting for your comment and suggestions. Thank you very much. This is CA Hemant Gupta signing off.